धर्मेश और माया एक न्यूज़ चैनल के लिए काम किया करते हैं। धर्मेश कैमरामैन और माया एंकर है। दोनों को ऑफिस से एक ईमेल आता है जिसमें उन्हें एक लोकेशन पर जाकर मर्डर केस को कवर करना होता है। लोकेशन और बाकी डिटेल्स उन्हें भेज दी जाती है। धर्मेश रेडी होकर माया को पिकअप करता है और फिर दोनों लोकेशन के लिए रवाना हो जाते हैं। तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, हम माधवगढ़ जा रहे हैं ना। हाँ, जा तो वहीं रहे हैं, लेकिन केस की डिटेल पढ़ के अब तक जितना समझ में आया वो तुम्हें अजीब नहीं लगा? मतलब आत्महत्या का केस है, मरने वाले ने जहर खा के आत्महत्या करी है। तो इसमें हैरानी वाली बात क्या है? मरने वाला फांसी लगाएगा, ट्रेन के सामने आएगा, नस काटेगा, खुद को जलाएगा या फिर जहर खाएगा, और इसने जहर खाकर सुसाइड किया है। इसमें इतना सोचना क्या? वैसे भी सुसाइड नोट मिला है, सब क्लियर है। और एक बात बताऊं, हम रिपोर्टर है, डिटेक्टिव नहीं, तो इसमें इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? हम डिटेक्टिव नहीं हैं, पर लेकिन काम हमारा तो वही है ना, बस जॉब का नाम अलग है। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी ये केस तुम्हें अजीब कैसे लगा? वहां जाकर बताऊंगा। धर्मेश और माया लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। धर्मेश कैमरा लेकर माया के साथ उस घर में जाता है। चारों तरफ पुलिस होती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया होता है। देखने में वह जगह बहुत अजीब लग रही थी। आसपास कुछ बस्तियां थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी घने जंगल में कुछ लोगों ने अलग से एक छोटा सा गांव बसा लिया हो। लोगों के घर की दीवारें देख के ऐसा लगता था कि वो बहुत पुरानी है। आमतौर पर ऐसी हरी भरी जगह काफ़ी खूबसूरत सी लगती है, लेकिन ये जगह पेड़ पौधों और हरियालियों से घिरी होने के बावजूद बहुत डरावनी लग रही थी। दिन के वक्त भी वहाँ डर का माहौल बना हुआ था। आसपास काफ़ी लोग थे, लेकिन फिर भी एक अजीब सा सन्नाटा था जो उस माहौल को और भयानक बना रहा था। धर्मेश और माया अपने काम पर लग जाते हैं। तभी वहाँ इंस्पेक्टर आकर उन दोनों से कहता है, तुम लोगों को ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं यहाँ। ये सुसाइड केस है, मर्डर केस नहीं। और हाँ, आधा घंटा है तुम्हारे पास, फिर ये जगह सील कर दी जाएगी। धर्मेश और माया वहाँ मौजूद लोगों से पूछताछ करते हैं। लोगों से पता चलता है कि घर में सिर्फ एक ही आदमी रहता था जो काफ़ी कम बाहर निकलता था, और उसका नाम था रमेश। रमेश सिर्फ खाने पीने की कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए हफ्ते में 1-2 बार ही बाहर निकलता था। पिछले 2 महीने से रमेश घर से बाहर ही नहीं निकला था। माया दीपक के पास आकर कहती है, धर्मेश, जल्दी कैमरा लेकर बाहर आओ, मुझे पड़ोस में रहने वाली एक शख्स मिली है। दोनों बाहर जाते हैं और फिर माया एक औरत की तरफ इशारा करते हुए, इनकी बाइक लेते हैं, ये सामने ही रहती हैं। हाँ ओके, रिकॉर्ड पे है, तुम कंटिन्यू करो। जी, पहले आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आप यहाँ कब से रह रही हैं। जी, मेरा नाम दिव्या है और मैं बचपन से यहीं हूँ। दिव्या, आप पहले ये बताएं, जिनकी मौत हुई है उनके बारे में ये पता चला है कि वो घर से बहुत कम बाहर निकलते थे, लेकिन आप उनके घर के सामने रहती हैं। आपने उन्हें थोड़ा तो नोटिस किया ही होगा, कुछ भी, वो हमें बताएं। जी, वो हमेशा अंदर ही रहते थे, कभी कभी गैलरी में आ जाया करते थे, लेकिन 2-3 महीने से वो गैलरी में भी नहीं आए। क्या वो यहाँ किसी से नहीं मिलते थे? नहीं, वो यहाँ ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन एक आदमी कभी कभी उनसे मिलने आता था। वो हमेशा अपने साथ एक काला प्लास्टिक बैग लाता था, बिल्कुल वैसा जैसे हमें मांस मछली लेते टाइम मिलता है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होता था, जैसे उसमें बहुत सारा मांस हो। इतने में अंदर से शोर की आवाज़ आने लगती है। धर्मेश और माया अंदर की तरफ भागते हैं और जाकर देखते हैं एक कमरे में बहुत सारे इंसानों की हड्डियां और खोपड़ियां पड़ी होती है। दीवारों पे खून के धब्बे
और इंसानों के मांस के कुछ टुकड़े पड़े होते हैं। धर्मेश अपने कैमरे से उस मंजर को शूट करने लगता है। पुलिस की टीम वहां आती है और सैंपल लेकर उस घर को सील कर देती है और वहां से चले जाते हैं। लेकिन धर्मेश और माया अभी भी उस घर के बाहर ही खड़े होते हैं। कहा था ना, कुछ अजीब है। ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। ये खून किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक डायन ने किया है। इंसानों का गोश्त खाने वाली डायन। तुम ये सब इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा बचपन इसी मोहल्ले में बीता है। कुछ भी, अगर ऐसा ही है तो कोई तुम्हें पहचान क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि जब मैं 12 साल का था तब हम ये जगह छोड़ के जा चुके थे। फिर तो तुम इस इंसान को भी जानते होंगे जिसका खून हुआ है। नहीं, ये घर मैंने हमेशा बंद ही देखा था। इसका मालिक भी शायद बाहर रहता था। शायद हमारे जाने के बाद आया हो या किसी को बेच दिया हो। इसी तरह बातों बातों में रात हो चुकी थी। गांव के ऐसे इलाकों में अक्सर रात के वक्त अजीब सी आवाज़ें आना आम बात है। झिंगूर के किरकिराने की आवाज़ों के बीच उस सुनसान घर में जहां आज किसी ने आत्महत्या की है, उसके सामने खड़े रहने की भयानक अनुभव को महसूस करने जैसा था। धर्मेश थोड़ा सा उत्सुक था, जैसे उसे बहुत गहरी बात जानने की पड़ी हो। वहीं माया को डर लग रहा था। डर के मारे उसका बुरा हाल था। वह बस जैसे तैसे वहां से निकलना चाहती थी। उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी। वह धर्मेश से कहती है, धर्मेश, रात हो गई है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे, हमारा काम तो अब शुरू हुआ है। चलो मेरे साथ। घर के पीछे एक जंगल है, हमें वहीं जाना होगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? उस घर में लाश और हड्डियां देखकर मैं अभी तक कांप रही हूँ। हमें चलना ही होगा, वरना यहाँ के लोग एक एक करके ऐसे ही मरना शुरू हो जाएंगे। वो लोग आगे ही बढ़ते हैं कि तभी उन्हें एक परछाई दिखती है। दोनों एकदम से पीछे देखते हैं तो दिव्या खड़ी होती है। अरे दिव्या, तुम अभी तक जाग रही हो? मैंने आप लोगों की बातें सुन ली हैं। मैं भी चलूँगी वहाँ आपके साथ। आपको मेरी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, 2 से भले 3। थैंक यू दिव्या। फिर तीनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। घने जंगल में पहुंचकर उन्हें एक आवाज़ आती है, जैसे कोई कुछ नोच कर खा रहा हो। धर्मेश टॉर्च को ऑन करता है और उस साइड देखता है। वहां पर एक सड़ी हुई लाश पड़ी होती है और उसके आसपास कुछ और लाशों की हड्डियां भी। धर्मेश, हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना वो हमारे साथ भी यही करेगी। नहीं, वो हमें कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ जिंदा लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, मुर्दा लोगों को नहीं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हम तुम्हें अपने साथ लाए क्योंकि तुम यहाँ की हो और तुम्हें इस जंगल के रास्ते के बारे में पता है। तुम तो उल्टा हमें ही डरा रही हो। वैसे भी ये सब कम है क्या? माया का इतना ही कहना था कि दिव्या जंगल में पड़ी एक नुकीली लकड़ी को माया और उसके पीछे खड़े धर्मेश के पेट के आर पार कर देती है। धर्मेश और माया को लगता है कि वो अब जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि वो वार उन पर कोई असर ही नहीं कर रहा, बल्कि लकड़ी तो उनके पेट के आर पार हो चुकी थी। उन्हें ये किसी बुरे ख्वाब जैसा लग रहा था। असल में तुम दोनों मर चुके हो। तुम दोनों ही नहीं, मैं भी, और जितनी पुलिस आई थी वो सारे भी। क्योंकि उस हॉन्टेड हाउस में इंसान सिर्फ जा सकता है, आ नहीं सकता। तुम पागल हो गई हो? ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मर सकता, नहीं। यही हकीकत है। आओ मेरे साथ, सब समझ में आ जाएगा। दिव्या उन्हें उसी घर में ले जाती है। डरते हुए जब वो लोग उस कमरे में पहुंचते हैं जहां हड्डियां पड़ी थी, तो देखते ही दंग रह जाते हैं, क्योंकि वहां उन तीनों की लाशों के साथ पुलिस वालों और पड़ोसियों की भी लाशें पड़ी थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस घर में एक परिवार रहता था। उनका एक नौकर एक दिन चोरी करते हुए पकड़ा जाता है।
फैमिली उसे मारती है, उसे ज़बरदस्ती सुसाइड नोट लिखवाने की कोशिश करती है, लेकिन नौकर अनपढ़ था इसलिए वो लिख नहीं सकता था, तो सबने उसे जहर खिलाकर मार दिया और उसकी लाश को इस कमरे में रख के चले गए। जाते जाते पड़ोस वालों को कह गए थे कि वो लोग बाहर जा रहे हैं कुछ दिन के लिए। इतने में ही धर्मेश बोल पड़ता है, जैसे उसे सारी कहानी समझ में आ गई हो। और फिर लोगों को कुछ टाइम बाद कुछ सड़ने की बदबू आती है, और जो भी उसे देखने आता है वो, यानी ये सारी हड्डियां उन्हीं की हैं। इतना कहते ही उन सब के रूप बदलने लगते हैं और वो सब पिशाच में बदल जाते हैं। उन सब की आत्मा हमेशा के लिए उस जगह कैद हो जाती है। अब वो जगह एक सुनसान खंडर में तब्दील हो चुकी है। वहाँ कोई नहीं जाता, और जो गलती से वहाँ एक बार आ जाता है फिर वो वहाँ से वापस नहीं जा पाता।